तो ये बेसिकली एक थ्योरम है एक्चुअली। एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसिमेट्रिक मैट्रिक्स A is positive definite, पॉजिटिव डेफिनिट इफ, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, मतलब कि ये पांचों स्टेटमेंट आपको बताएंगे कि ये कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है। तो आप किसी भी तरह से इसे प्रूफ कर सकते हैं और सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो फर्स्ट ये है कि कोई भी x, फॉर ऑल x एनी वेक्टर बिलोंग्स टू Rn, x ट्रांसपोज Ax शुड ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी अगर आप वेक्टर लीजिए तो ये क्या होता है, ये एक फंक्शन होगा बेसिकली f(x) का, और x कोई वेक्टर है तो इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे लिखें, तो ये x ट्रांसपोज Ax। ये इस फंक्शन की खास बात क्या है, ये क्वाड्रेटिक इन दिस वेरिएबल्स होता है, ये फंक्शन इसमें क्वाड्रेटिक होता है। और दूसरा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और ये होमोजीनियस होता है, इसके सारे टर्म के जो डिग्री होगी वो 2 होगी, होमोजीनियस होता है। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कोई भी वेक्टर आप इनपुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यही इम्पोर्टेंस है, ये ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक है और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी उसका एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा इन हायर डायमेंशन। अब ये सेकेंड मेथड, सेकेंड तरीका ये है कि अगर कोई लैम्डा आइगन वैल्यू है, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, अगर कोई लैम्डा आइगन वैल्यू है ए का तो क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हम एक बात जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, उसके सारे आइगन वैल्यू रियल होते हैं, तो सारे आइगन वैल्यू रियल होने के साथ साथ वो पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होगा। थर्ड कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है A11 से लेके A13, एक एग्जांपल लेते हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका जो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स क्या है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये पहला प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, ये दूसरा प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है और ये इस केस में पूरा अपना है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा 1 इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A11, डेल्टा 2 इज़ A11, A12, A21, A22। तो ये सारे डिटर्मिनेंट जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। इसी तरह आपका डेल्टा n आएगा और लास्ट में वो मैट्रिक्स खुद आएगी। तो ये सारे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए इस केस में। उसके बाद हम लोग चौथा कंडीशन देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है चौथा कंडीशन। फोर्थ कंडीशन गॉसियन एलिमिनेशन से रिलेटेड है। हम लोग मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें होना, ये कंडीशन को अगर लिखें तो इसको लिखेंगे कि पाइवोट्स शुड बी पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखिए पाइवोट्स निकालने का क्या तरीका होगा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं गॉसियन एलिमिनेशन के। आपने गॉसियन एलिमिनेशन में 3 तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन होता है कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर मल्टीपल से, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन होता है किसी भी 2 रो को हम स्वैप कर सकते हैं, और ये दोनों रो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रो सेम है
तो इसका मतलब है कि ये यही ऑपरेशन है विथ c इक्वल टू 1, और ये c थर्ड वाला जो ऑपरेशन है वो है कि आर आई में जो है आर आई प्लस सम स्केलर मल्टीपल ऑफ आर जे, आई नॉट इक्वल टू जे हम ऐड करते हैं। तो ये जो थर्ड ऑपरेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है गॉसियन एलिमिनेशन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी ऑपरेशंस की होती है, हम लोग जानते हैं। और कभी कभी हमें इस ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। ये ऑपरेशन गॉसियन एचेलॉन फॉर्म निकालने में यूज नहीं होता है, ये ऑपरेशन तब यूज होता है जब हम मैट्रिक्स को और फर्दर रिड्यूस करते हैं रो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपने इस थर्ड ऑपरेशन का सिर्फ यूज करके E1 ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यूज किया, ये थर्ड वाला सिर्फ सारा यूज किया और उसे रिड्यूस किया एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए में, अगर एचेलॉन फॉर्म बनाया और इसके सारे पिवट्स, जो सारे पिवट्स होते हैं, अगर ये सारे पिवट्स पॉजिटिव हैं, इसके सारे पिवट्स अगर पॉजिटिव हैं तो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट होता है। इसके जैसे कि आप अगर इसे रिड्यूस करेंगे तो ये इस तरह का आएगा, और ये सारे जीरो होंगे और यहाँ पे सारे कोई भी नॉन जीरो एंट्रीज होंगी। तो ये सारे पिवट्स जो होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट कंडीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट कंडीशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन। अगर A पॉजिटिव डेफिनिट है, एक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, ऐसा एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए M क्रॉस n मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स M क्रॉस n, M कुछ भी हो सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि विथ n इंडिपेंडेंट रो, इंडिपेंडेंट कॉलम, सॉरी, इसके सारे कॉलम क्या होंगे, इसमें n कॉलम है और ये सारे कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस A को ऐसा एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट आप इसे R ट्रांसपोज R में लिख सकते हैं। तो आप देखिए, इस अगर R का डायमेंशन M क्रॉस n है तो R ट्रांसपोज का जो डायमेंशन होगा वो n क्रॉस m होगा, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होता है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये A के बराबर होगा, और अगर इस मैट्रिक्स का सारा कॉलम इंडिपेंडेंट है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो इस 5 तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है या नहीं। कभी कोई मेथड यूजफुल है, कभी कोई मेथड यूजफुल है। अब हम लोग इसी से मिलता जुलता एक चीज़ देखते हैं, कब मैट्रिक्स सेमी डेफिनिट होता है। अगर कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करें तो हम सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं। तो कंडीशन में बेसिकली मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या चेंज करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ये सेमी डेफिनिट हो जाएगा। और यूजुअली ऐसा ही होगा सभी जगह, ये भी इनइक्वालिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो सेमी डेफिनिट होगा। इसमें भी सारी ये जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये सारी अगर लूज हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो मैट्रिक्स सेमी डेफिनिट होगा। और इस लास्ट केस में, पाइवोट वाले केस में भी अगर देखें तो ये जो पाइवोट जो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये 0 भी हो सकता है अब, तो वो सेमी डेफिनिट होगा। और इस केस में क्या होगा, ये सारे केस तो बहुत आसान थे इसमें पता लगाना, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा सेमी डेफिनिट का मतलब, सेमी डेफिनिट का मतलब होगा कि कॉलम विल बी इंडिपेंडेंट, कॉलम कैन बी डिपेंडेंट, सॉरी, कॉलम डिपेंडेंट भी होगा। यानी कॉलम अगर डिपेंडेंट होगा तो मैट्रिक्स सेमी डेफिनिट होगा।